नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर की पोम अ टाइगर इन द जू। हम इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, यानी कि हम इसके हिंदी अर्थ को समझ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे इसके पोएटिक और लिटरेरी डिवाइसेस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये है हमारी पोम और समझते हैं इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे समझिए, जब किसी भी चीज को एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, वहां पर यूज होता है पर्सोनिफिकेशन। जब भी किसी चीज को हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, यानी कि मनुष्य की क्वालिटी दे देते हैं, मनुष्य जैसा दिखा देते हैं, तो वहां पे यूज होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। इस पूरी ही पोम में स्टूडेंट्स आपका पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर है उसकी क्वालिटी को किससे कंपेयर किया गया है? ह्यूमन की क्वालिटी से कंपेयर किया गया है। कैसे? क्योंकि उसे गुस्सा करते हुए दिखाया गया है, उसे इधर उधर घूमते हुए दिखाया गया है, उसे बताया गया है कि उसके मन में क्या है, कुछ इमोशंस हैं जो कि हम यूजुअली एनिमल्स के समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, हमारे पास है इमेजरी। इमेजरी यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल है, इसे ऐसे याद कीजिए। जब भी आप किसी चीज को, मतलब किसी पोम को पढ़ने के बाद आप उसे इमेजिन कर पाए, उसकी एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर पाए, तो वहां पे क्या आ जाएगा? पोएटिक डिवाइस इमेजरी आएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं अ टाइगर इन द जू, तो जैसे ही मैंने आपसे ये लाइन कही अ टाइगर इन द जू, आपके तुरंत ही माइंड में क्लिक हो गया होगा कि मैं एक टाइगर की बात कर रही हूं जो कि कहां पर है? जू के अंदर है। ठीक है, जू के अंदर है। या फिर मैं आपसे कहूं अ टाइगर इन अ केज, कि एक टाइगर है एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर, तो भी आपने एक इमेज बना ली होगी, आपके दिमाग में एक इमेज आई होगी कि एक टाइगर है और एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर बंद है। तो जब भी हम स्टूडेंट्स को ऐसी पोम पढ़े जिसको हम आराम से इमेजिन कर पाए, तो वहां पे क्या होता है? आपका इमेजरी होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इमेजरी बना ली है। अगर मैं आपसे एक टाइगर इन द जू कहूं या फिर टाइगर इन अ फॉरेस्ट और जंगल कहूं, नेचुरल हैबिटेट कहूं, तो भी आप आराम से इमेजिन कर पाएंगे। तो दूसरा है हमारे पास इमेजरी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर हमारे पास है अगला ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन यानी क्या होता है? जब दो अलग अलग अपोजिट वर्ड्स को साथ में यूज किया जाता है तो वहां पर होता है आपका ऑक्सीमोरन। यानी कि जब दो अलग अलग विलोम शब्द को या विपरीत शब्दों को एक साथ यूज किया जाए, एक पोम में यूज किया जाए, तो वहां पे पोएटिक डिवाइस आता है आपका ऑक्सीमोरन। जैसे कि मैं आपसे कहूं आइस एंड फायर, तो यहाँ पे क्या हुआ? दो अलग अलग चीजें हैं, उनको अगर साथ में यूज किया तो वहां पे ऑक्सीमोरन हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं क्वाइट और लाउड, शांत और क्या हो गया? बहुत तेज, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? दो विपरीत चीजें हैं कि क्वाइट यानी तो क्या होता है? चुप होता है, और लाउड यानी क्या होता है? बहुत तेज होता है। तो यहाँ पे जो दो विपरीत वर्ड्स हैं उनको साथ में यूज किया गया है, तो वहां पे आपका स्टूडेंट्स होता है ऑक्सीमोरन। अब एग्जाम्पल उदाहरण देखिए कि इस पोम के अंदर ऑक्सीमोरन कहाँ पे यूज हुआ है। तो एक लाइन पढ़िए, क्वाइट एंड रेज। यहाँ पे याद है कि वो क्या करता है? अपने केज के अंदर क्वाइटली और रेज के साथ क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है। तो क्वाइट का मतलब तो होता है शांत और रेज का मतलब होता है गुस्से में। तो ये दोनों ही वर्ड्स क्या है स्टूडेंट्स? आपके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स वो कैसे हैं? बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? जब एक साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार एक ही साउंड को यूज किया जाए, तो वहां पे आपका एलिट्रेशन होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं तो हम एलिट्रेशन बोल सकते हैं, या फिर वोवल साउंड हो वहां पर भी एलिट्रेशन होता है, पर मोस्टली एलिट्रेशन आपका कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ही यूज होता है। ठीक है, वो दोनों के लिए सकता है, आपकी वोवल साउंड के लिए भी, आपकी व्यंजन की साउंड के लिए भी, और आपके स्वर की साउंड के लिए भी, लेकिन मोस्टली इसको आपकी कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन साउंड के लिए यूज किया जाता है। तो एलिट्रेशन कहाँ पे यूज हुआ है? एग्जाम्पल देखिए,
स्टॉक्स, स्ट्राइप्स, प्लम्प, पास, ही, हियर्स। यहाँ पे ह की साउंड है, यहाँ पे प की साउंड है और यहाँ पे स की साउंड है और ये साउंड बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे जब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, रिपीटेशन ऑफ साउंड लिख लीजिए इसे। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, फिर एलिट्रेशन होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए हमारे पास है ऑनमैटोपिया। क्या है, ऑनमैटोपिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब एक साउंड का क्या होता है, एक साउंड की बात होती है, साउंडिंग वर्ड की बात होती है, तो वहां पे आपका आता है ऑनमैटोपिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, स्नार्लिंग। स्नार्लिंग यानी क्या होता है, घुर्राना, और घुर्राने की आवाज कौन निकालता है, टाइगर निकालता है। तो यहाँ पे टाइगर के घुर्राने की आवाज की बात हुई है, यानी कि एक साउंडिंग वर्ड यूज हुआ है। जैसे कि अगर कैट की बात हो और मैं म्याऊ वर्ड का यूज करूं, जैसे कि अगर कैट की बात हो और वह कौन सी साउंड निकालती है, म्याऊ की साउंड निकालती है, तो यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑनमैटोपिया हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। जहां पे भी साउंडिंग वर्ड आता है वहां पे ये वाला आपका पोएटिक डिवाइस यूज होता है, याद कर लेना। अगला देखिए, आगे है हमारे पास इंजेममेंट। इंजेममेंट यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस होता है, यानी कि आपका एक वाक्य एक लाइन में खत्म ना होकर अगली लाइन तक चले, तो वहां पे इंजेममेंट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, स्टैंजा 2 के अंदर आपके स्टूडेंट्स 6 to 8 लाइन्स जो है वो इंजेममेंट का एग्जाम्पल है। जब एक जो सेंटेंस है, ये बात ध्यान रखना, जब एक सेंटेंस, एक लाइन एक सेंटेंस में कंप्लीट ना होके नेक्स्ट लाइन तक वो सेंटेंस होता है, कंप्लीट होता है, वहां पे इंजेममेंट होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उसके अंदर कोई भी फुल स्टॉप नहीं होता, कोई भी कॉमा नहीं होता, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, वहीं पर आपका इंजेममेंट यूज होगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूं स्टूडेंट्स, तो फिर ये इंजेममेंट नहीं होगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आपके स्टैंजा 2 लाइन 6 to 8 ये रही आपकी लाइंस, आप यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ पे आपका इंजेममेंट यूज हुआ है। चलिए अगला देखिए, आपके पास है रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी कि जब एक वर्ड या एक फ्रेज या एक क्लॉज को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार उसका यूज होता है, तो वहां पे क्या होता है, आपका रिपीटेशन होता है। जैसे इसके अंदर आपका ब्रिलियंट और क्वाइट वर्ड जो है स्टूडेंट्स, वो बार बार यूज हुआ है। किसके अंदर, पहली 2 लाइंस पढ़िए, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। ठीक है, यहाँ पे 2 जगह आपका क्वाइट वर्ड यूज हो रहा है। अगले में ब्रिलियंट देखिए, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पे आपके 2 बार ब्रिलियंट वर्ड का यूज हुआ है, तो वहां पे आपका क्या आएगा, रिपीटेशन आएगा। ठीक है, हमने पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लिए, अब आता है आपका राइम स्कीम। ठीक है, राइम स्कीम यानी कि आपकी जो पोम है उसकी लय क्या है, तो आपकी इस पोम की लय क्या होगी, ए बी सी बी। ठीक है, ये सिर्फ एक स्टेंजा की बात नहीं हो रही है, आपकी पूरी पोम, थ्रू आउट द पोम यही राइम स्कीम चल रही है स्टूडेंट्स। इसे एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार पोम में समझ लेते हैं। देखिए, स्ट्राइप्स ए हो गया, केज बी हो गया, सी अलग साउंड है बिल्कुल, तो इसको अलग अल्फाबेट लेटर देंगे, हमने सी दे दिया। अब केज और रेज सेम है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। आ गई बात समझ में। अगला स्टेंजा देखिए, शैडो को हमने ए दे दिया, ग्रास को हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। होल ग्रास शैडो कुछ भी सेम नहीं है, तो हमने इसको सी दे दिया। लेकिन ग्रास और पास क्या है आपका, राइम कर रहा है, तो इसको हम वापस से क्या दे देंगे, बी दे देंगे। फिर देखिए अगला थर्ड स्टेंजा, हाउसेस को हमने ए दे दिया, एच को हमने बी दे दिया, क्योंकि सेम साउंड नहीं है ए से, तो हमने इसको क्या दे दिया स्टूडेंट्स, बी दे दिया। ठीक है, सॉरी, इसको हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। फिर क्लॉज भी हमने क्या दे दिया, सी दे दिया। अब एज और विलेज क्या कर रहा है, राइम कर रहा है, तो हम इसको क्या दे देंगे, बी दे देंगे। ठीक है, सिंपल। आगे देखिए फोर्थ स्टेंजा आपका, यहाँ पे सेल को हमने क्या दे दिया, ए दे दिया,
सेल और बार्स मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको बी दे देंगे। यहाँ पे केज, बार, सेल कुछ भी सेम साउंड नहीं कर रहा है, राइम नहीं कर रहा है, तो वापस सी दे देंगे। लेकिन बार्स और विजिटर्स क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, राइम कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसे बी दे देंगे। फिर देखिए फिफ्थ स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा, नाइट को हमने ए लेटर दे दिया, कार्स और नाइट राइम नहीं कर रहा है तो बी दे दिया, कार्स और आइस फिर से राइम नहीं कर रहा है तो सी दे दिया, लेकिन कार्स और स्टार्स क्या कर रहा है, राइम कर रहे हैं, तो हमने इसको क्या दे दिया, बी दे दिया। तो हमारी राइम स्कीम क्या बनी, ए बी सी, बी हमारी राइम स्कीम बनी। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। उठाइए अपनी बुक, कोई एक पोम निकालिए, उठाइए उसे और उसकी राइम स्कीम निकालना शुरू कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पोएटिक डिवाइसेस कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे इस पोम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो पहला सवाल देखिए, नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज। इन वर्ड्स को नोटिस कीजिए जो बार बार रिपीट हुए हैं, आपको लाइन्स दी हैं। पहली लाइन, ऑन बेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। क्या बताया है यहाँ पे, क्वाइट क्वाइट वर्ड हम पढ़ चुके हैं, बार बार क्या हुए हैं स्टूडेंट्स, रिपीट हुए हैं। अगला, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पे ब्रिलियंट वर्ड जो है स्टूडेंट्स वो बार बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, तो हमने ये नोटिस कर लिया। व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन। आपको क्या लगता है कि ये जो रिपीटेशन हुआ है स्टूडेंट्स, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है स्टूडेंट्स, कि हमने ये जो स्टेंजास पढ़े हैं, हमने जो ये पोम पढ़ी है, इसकी जो फीलिंग है स्टूडेंट्स वो हम तक ज्यादा अच्छे से पहुंच रही है, क्योंकि एक वर्ड का रिपीटेशन यानी कि मतलब क्या है, उस वर्ड पे बार बार जोर दिया जा रहा है। ठीक है, जोर देते हैं जब हम किसी चीज पे तो क्या होता है, हमारा ध्यान उस चीज पर ज्यादा जाता है। तो इस थीम को, इस फीलिंग को हम ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, द रिपीटेशन इज अ poetic device used by the poet in order to increase the intensity of the tiger's rage and his helpless silence। आपका ये जो रिपीटेशन एक पोएटिक डिवाइस है, इस पोएट ने यूज किया है क्या दर्शाने के लिए, क्या इंक्रीज करने के लिए, जो इंटेंसिटी है, यानी कि जो इंटेंसिटी है, जो प्रभाव है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, उसको बड़ा करके दिखाने के लिए। किसकी इंटेंसिटी, टाइगर के गुस्से की, और वो जो क्या है, बहुत ही हेल्पलेस है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसकी हेल्पलेस साइलेंस दिखाने के लिए, चुप्पी दिखाने के लिए ये जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है ये पोएट ने यूज किए हैं। वेलवेट क्वाइट रिफर्स टू द क्वाइट वेलवेट पैड्स ऑफ द टाइगर। जो आपका वेलवेट क्वाइट है वो स्टूडेंट्स क्या दर्शा रहा है, जो आपका टाइगर है उसके वेलवेट पैड्स को, यानी कि क्लॉज को, पंजे जो हैं उनको दर्शा रहा है। They can only walk around the limited space in the cage। और ये क्या दर्शा रहे हैं कि ये जो क्लॉज है, उसके ये जो पंजे हैं, वो बस लिमिटेड स्पेस, जो स्पेस उसको मिली है उस पिंजरे के अंदर, उसी के अंदर क्या कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। अगला देखिए आगे, the use of quiet rein symbolizes the anger that is building up inside the tiger। जो क्वाइट रेंज स्टूडेंट वर्ड दिया गया है वो क्या दर्शा रहा है, किसका प्रतीक है, एंगर का, गुस्से का, जो टाइगर के अंदर क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, उभर रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। His anger is quiet because he is locked in the cage। उसका जो गुस्सा है स्टूडेंट्स वो क्वाइट, शांत क्यों है, क्योंकि वो एक केज के अंदर क्या है, एक पिंजरे के अंदर बंद है, और वो वहां पे क्या है, हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता है। अगला देखिए आगे, देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट इन द पोम। यहाँ पे फिर से एक वर्ड है ब्रिलियंट, इसका रिपीटेशन हुआ है। इट स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिलियंट। कि किसको दर्शा रहा है, ये स्ट्रेस डाल रहा है, किस पे स्ट्रेस डाल रहा है, इंपॉर्टेंस दिखा रहा है ब्रिलियंट की। किसकी दर्शा रहा है, ब्रिलियंट की। दो ब्रिलियंट चीजों के बारे में बताया गया है, स्टार्स और टाइगर। ठीक है, स्टार्स और टाइगर की ब्रिलियंट यानी कि चमकती हुई आंखें। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द इमेज ऑफ द आईज ऑफ द टाइगर। ये किसकी इमेज को और बढ़िया तरीके से दर्शा रहे हैं,
टाइगर की जो आईज हैं उसकी इमेज को और अच्छे से, ये जो ब्रिलियंट वर्ड है ये दर्शा रहा है कि हम समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स जो टाइगर है उसकी आईज कितनी ज्यादा चमकदार हैं, कितनी ज्यादा ब्राइट है, ब्रिलियंट है। इट डज सो ऑफ द शाइनिंग स्टार्स ऑल्सो, और ये जो वर्ड है ब्रिलियंट, ये स्टार्स को भी बहुत अच्छे से दिखा पा रहा है। The tiger's eyes look like the shining stars. जो टाइगर की आंखें हैं वो किसकी तरह दिख रही हैं? एकदम शाइनिंग स्टार्स की तरह ही दिख रही हैं, उन्हीं की तरह लग रही है। अगला देखिए आगे, This repetition creates a wonderful effect in the poem. ये जो repetition है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बढ़िया इफेक्ट, प्रभाव डाल रहा है पोम के अंदर, and make it more beautiful and of artistic use, और इसे बहुत ज्यादा और सुंदर बना रहा है और एक आर्टिस्टिक यूज दे रहा है, यानी कि एक आर्टिस्ट की तरह इसे यूज किया गया है, यही हमें दर्शाया जा रहा है। आगे देखिए अगला सवाल, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज? जो टाइगर है स्टूडेंट्स वो केज के अंदर कैसे वॉक कर रहा है, किस प्रकार से चल रहा है? तो क्वाइट है और गुस्से के अंदर क्या कर रहा है, चल रहा है। शांत भी है लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी है। हाउ इज ही, वो कैसा है? तो वो कैसा है उस केज के अंदर? बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, द टाइगर एट प्रेजेंट, इस समय में, वर्तमान में, इज इन द केज, वो कहां पर है? केज में है, पिंजरे के अंदर है। ही वॉक्स इन द केज स्टॉकिंग, वो क्या कर रहा है? केज के अंदर चल रहा है। स्टॉकिंग यानी कि धीरे धीरे इधर उधर आगे पीछे घूम रहा है। ही इज क्वाइट एंग्री, वो बहुत थोड़ा सा क्या है, गुस्से में है। किसकी वजह से? ड्यू टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन द केज, कि केज के अंदर उसे क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है, उसे बंदी बना लिया गया है। He can't do anything for his freedom, वह अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। He is helpless due to the iron bars of the cage, वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो लाचार है। किस लिए लाचार है, किस लिए हेल्पलेस है? क्योंकि वो जो आयरन बार्स है, वो जो लोहे की बनी हुई बार्स हैं उस केज की, एंड कांट ब्रेक इट, और उसे तोड़ भी नहीं सकता है। वो जो टाइगर है उसमें स्ट्रेंथ तो है लेकिन वो क्या केज को तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है, इसलिए वो क्या है? लाचार है, हेल्पलेस है। सो ही वॉक्स इन क्वाइट, तो वो कैसे है? वो शांत तरीके से चल रहा है। ही वॉक्स इन क्वाइट। अगला देखिए, हाउ इज द टाइगर इन द सेल? टाइगर सेल के अंदर कैसा है? तो कैसा है? हेल्पलेस है और लाचार है बेचारा, कुछ नहीं कर सकता है, गुस्से में है। हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स? वो विजिटर्स की तरफ, जो आने वाले लोग हैं उनकी तरफ किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है? तो क्या कर रहा है वो? उनको, उन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है, उनसे उनको कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि जो विजिटर्स हैं उससे उस टाइगर को बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, द टाइगर इज नाउ इन द सेल ऑफ द जू, जो अब टाइगर है वो जेल के अंदर बंद है, जू की। द सेल हैज अ कॉन्क्रीट फ्लोर, उस जेल का जो फ्लोर है, जमीन है, वो ठोस है। His strength now is behind his cage bars, उसकी जो ताकत है अब वो उस केज के बार्स के पीछे, उस पिंजरे के बार्स के पीछे बंद है। These are of iron, क्योंकि ये जो बार्स हैं, ये जो पट्टियां हैं, ये जो केज है वो किसका बना है? आयरन का बना है, यानी कि लोहे का बना है। These can't be broken, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। He walks this way or that in rage in his cage, और वो इस प्रकार से या उस प्रकार से, मतलब आगे पीछे हो रहा है, उसकी बात हो रही है, गुस्से में चल रहा है अपने केज के अंदर। क्यों चल रहा है गुस्से में? ड्यू टू हेल्पलेसनेस, क्योंकि वो क्या है? उसकी हेल्पलेसनेस की वजह से, यानी कि वो बहुत ज्यादा लाचार है, वो कुछ कर नहीं सकता, इसी वजह से वो क्या कर रहा है? केज के अंदर चल रहा है गुस्से में, रेज के साथ। ही इग्नोर्स द विजिटर्स, और वो विजिटर्स को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, यानी कि उन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। अगला देखिए, व्हाट मैसेज डज द पोम गिव? ये जो पोम है स्टूडेंट्स, ये हमें क्या मैसेज दे रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मैसेज दे रही है कि हमें जो टाइगर है या फिर एनिमल्स हैं उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देना चाहिए, उन्हें अपने प्लेजर के लिए बंद नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसका जवाब देखिए कैसे लिखेंगे आप। द पोम गिव्स आउट द मैसेज, पोम क्या कर रही है? एक मैसेज दे रही है
क्या कर रही है, एक मैसेज दे रही है। इट इज दैट, ये क्या दे रही है, द एनिमल्स इन द जू डू नॉट लिव हैप्पीली, कि एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट जू के अंदर वो खुशी के साथ नहीं रहते हैं, वह खुशी के साथ नहीं रहते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि अगर हमें बंद कर दे एक कमरे के अंदर और वहीं पे हमारे लिए खाना है, वहीं पे उसे एक कमरे में ही हमें सब कुछ करना पड़े, ऊपर से हमें लोग भी आ जाए देखने के लिए, तो हमें कैसा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा। इसी प्रकार से जो टाइगर है स्टूडेंट्स वो भी क्या है, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। और हमें ये जो पोम है वो क्या मैसेज दे रही है कि जू के अंदर जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हैप्पी नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं। They lead a miserable life in the cages, तो बहुत ही मिजरेबल, दुखी लाइफ जीते हैं, जीवन जीते हैं उन केज के अंदर, उन पिंजरों के अंदर। They want to be in their habitats, वो अपने प्राकृतिक आवास में रहना चाहते हैं। They can do so only in their natural habitats, और वो सिर्फ कब कर सकते हैं, वो अपने आवास में कब रह सकते हैं, जब वो अपने प्राकृतिक आवास में रहें। यानी कि वो खुश कब रह सकते हैं, जब वो अपने प्राकृतिक आवास में रहें। We should not lock these animals behind the bars for our enjoyment. हमें ये जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको बार्स के पीछे बंद नहीं कर देना चाहिए, सलाखों के पीछे बंद नहीं कर देना चाहिए, सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए। आगे देखिए, What does the poet think where should the tiger be? पोएट क्या सोचते हैं कि वो जो टाइगर है उसे कहाँ रहना चाहिए। तो पोएट क्या सोचते हैं कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, द पोएट थिंक्स दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल। पोएट सोचते हैं कि जो टाइगर है उसे स्टूडेंट्स अपने जंगल में होना चाहिए। इट इज हिज नेचुरल हैबिटेट, ये उसका प्राकृतिक आवास है। जंगल क्या है, टाइगर का प्राकृतिक आवास है। He should be moving in the long grass near a water hole. वो जब जंगल में रहेगा तो वो क्या करेगा, तो he should be, उसे क्या करना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए, अपने प्राकृतिक आवास में रहना चाहिए। और वहां पे वो उसे घास के वाटर होल के पास में, जो तालाब है, नदी है, पॉन्ड है, कुछ भी कह लीजिए, एक वाटर का जो होल बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, उसके पास में जो ग्रास है लंबी लंबी, वहां पर चलना चाहिए, उसे केज में बंद नहीं होना चाहिए। He should lurk in shadow to hunt the plump deer for his food. उसे छुप जाना चाहिए शैडो में, किसके लिए, शिकार करने के लिए, एक मोटे ताजे हिरण का अपने भोजन के लिए। यानी कि उसे भोजन के लिए एक मोटे ताजे हिरण का शिकार करना चाहिए, बड़ी बड़ी घासों के पीछे शैडो में छुपकर। आगे देखिए अगला, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। जो टाइगर है वो विलेजर्स को किस प्रकार से डराता है। तो किस प्रकार से डराता है स्टूडेंट्स, अपने बड़े बड़े दांत दिखाता है, फैंक्स दिखाता है, अपने क्लॉज दिखाता है, अपने पंजे दिखाता है, दहाड़ता है, स्नान करता है उनकी तरफ, और इस प्रकार से जो वो विलेजर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो इसका जवाब देखिए, द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स। जो टाइगर है वो विलेजर्स को टेरिफाई करता है, यानी कि उनको डराता है। He does so, वो ऐसा करता है कैसे, by showing his white fangs, अपने बड़े बड़े आगे के दांत दिखाकर, and long claws, और कैसे, वो बड़े बड़े long claws दिखाकर, ठीक है, पंजे दिखाकर। He also snarls around the houses situated near the jungle, और वो क्या करता है, दहाड़ता है उन घरों के पास जो जंगल के पास में सिचुएटेड है, यानी कि उसके पास में बसे हुए हैं। अगला और आखिरी सवाल देखिए, हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट। नाइट में, रात में टाइगर किस प्रकार से बिहेव करता है। तो किस प्रकार से बिहेव करता है स्टूडेंट, क्योंकि वो बेचारा हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो बस अपने केज में बैठा रहता है, स्टार्स को देखता है, वॉइस सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की, और क्या करता है, बस वो स्टार्स को अपनी ब्रिलियंट आइज के साथ देखता है। तो इसका जवाब देखिए, द टाइगर इज हेल्पलेस इनसाइड द केज। जो टाइगर है वो हेल्पलेस है केज के अंदर। ही इज टू हेल्पलेस टू एस्केप फ्रॉम इट, वो इतना ज्यादा हेल्पलेस है कि वो उस केज से क्या नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता। एंड सिंपली वॉक्स इन इट, और क्या करता है, साधारणतः उस पे वॉक करता रहता है, चलता रहता है। सो ही लुक्स इंटेंटली एट द शाइनिंग स्टार्स विथ हिज शाइनिंग आईज, तो अपनी शाइनिंग चमकती हुई आंखों से वह चमकते हुए तारों की तरफ देखता है। ठीक है,
आ गई बात समझ में कि बेचारा ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता है, तो बस बैठा है अपने केज में, उससे भाग नहीं सकता है, चमकते हुए तारों को देख रहा है अपनी चमकती हुई आंखों से। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।